नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खुलता है ताकि आप जब इस पाठशाला से निकलें तो उस खबर के मास्टर होकर निकलें। इतना ही नहीं, चुन चुन कर पब्लिक के मुद्दों पर जो पब्लिक को घुमा रहे हैं उनकी क्लास लगती है। और न्यूज का फैमिली जो है, बार बार याद दिलाता हूं, क्योंकि ये न्यूज आपको यहां पर उस अंदाज में बताई जाती है कि आपको समझ भी आएगी और पसंद भी आएगी। और हां, देखिए, आप लोगों ने अकाउंट में इतना प्यार भर भर कर डाला शो के लिए कि पाठशाला भी थोड़ी नई हो गई, लेकिन अंदाज वही पुराना है। शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आज पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आया हूं वो आपको दिखाता हूं, बताता हूं। पाठशाला में आज अखिलेश के कॉन्फिडेंस का टेस्ट होगा। भाई ये याद रखिए कि चुनाव कॉन्फिडेंस पर भी लड़ा जाता है और कई बार कॉन्फिडेंस बताता है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि वोटर तो सिर्फ ईवीएम के बटन को दबाने के बाद नतीजे आते हैं, तभी पता चलता है कि वोटर ने क्या सोचा था। तो पहले आज कॉन्फिडेंस टेस्ट करेंगे लाइव अखिलेश यादव का। अखिलेश कॉन्फिडेंट है या कंफ्यूज, अब से थोड़ी देर में पाठशाला में विस्तार से आपको समझाएंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन का चैप्टर क्यों फिर से खुल गया भाई? ये तो बंद हो गया था। पंजाब में तो किसान चुनाव लड़ रहे हैं, फिर ये किसान आंदोलन का चैप्टर क्यों खुला, आज इसकी बात भी करेंगे। इतना ही नहीं, ये नए दौर का जो चुनाव चल रहा है कोरोना काल में, इसमें लाइक शेयर कमेंट की चुनावी जंग का चैप्टर आपको बताएंगे और बताएंगे कि इस जंग में कौन बेहतर नजर आ रहा है। और पाठशाला में बागों की दादी अम्मा से भी आपको मिलवाएंगे। अब बताइए, बागों की दादी अम्मा यहां क्या करेंगी भाई? लेकिन मिलना चाहिए आपको, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। पाठशाला में थोड़ी देर में दादी अम्मा, बागों की दादी अम्मा। और आखिर में पाठशाला में आज से चुनावी इतिहास की क्लास, हिस्ट्री की क्लास में मुगल चैप्टर थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं और चुनावी इतिहास की बहुत दिलचस्प किस्से आज से हिस्ट्री के चैप्टर में लेकर आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला पॉलिटिकल साइंस। न्यूज की पाठशाला में सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास आपके लिए लेकर आया हूं और पॉलिटिकल साइंस की क्लास में अखिलेश के कॉन्फिडेंस का टेस्ट हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट या थोड़े नॉर्मल कॉन्फिडेंट या कंफ्यूज। आप हाल में अखिलेश यादव ने जो बयान दिए उन पर गौर कीजिए। अखिलेश कह रहे हैं कि 80% जनता हमारे साथ है, 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। एक बार अखिलेश यादव के ये बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि क्यों कॉन्फिडेंस मीटर पर ये बयान जो हैं कहां जाकर बैठते हैं। जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। अब अखिलेश यादव का जब कॉन्फिडेंस टेस्ट करेंगे तो इस बयान को पकड़ कर चलिए, क्योंकि जब वो ये कह रहे हैं कि 80% जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, यानी 80% वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी का। भाई वो खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ है, उनके गठबंधन के साथ है। और 20% जो बाकी का बच गया वो कह रहे हैं बीजेपी के विरोध में है, बीजेपी के विरोध में। अब मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव के बयान से अगर आप चलिएगा तो 80 + 20 100% हो गया। और जब 100% हो गया तो बीजेपी के लिए सीट कहां बची? 100% वोटर ही बीजेपी के खिलाफ हो गया। यह अखिलेश यादव का बयान है। अब अखिलेश यादव एक तरफ जीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें तेजिंदर वर्ग जैसे लोगों के साथ की जरूरत पड़ गई। अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर घटना के वक्त से सुर्खियों में आए तेजिंदर वर्ग को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अखिलेश ने हाथ में अन्न लेकर संकल्प लिया कि किसान बीजेपी को हटाएं और हराएं। लेकिन सवाल यह है
कि किसान उनके साथ आए, इसके लिए उनको तेजिंदर वर्ग की जरूरत क्यों पड़ गई? पहले एक बार सुनिए वहां क्या बोले, फिर आगे उनका कॉन्फिडेंस टेस्ट आगे बढ़ाएंगे। ये जो बात कर रहे हैं दंगा कानून व्यवस्था, ये जानबूझ करके किसान के मुद्दे से चुनाव हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें जवाब ना देना पड़े कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। इसीलिए हम समाजवादी लोग और किसानों से भी अपील करेंगे कि अन्न संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और उत्तर प्रदेश से हटाएं। अब अखिलेश यादव क्यों अपने बयानों में कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे? क्यों जो वो कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है? इसका पहला सवाल इस बात से खड़ा होता है कि इन सब के बीच जब वो कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ लहर है, बीजेपी के खिलाफ लहर है, किसान आंदोलन फिर से एक्टिव करने की संकेत मिल रहे हैं। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने सोनीपत में एक मीटिंग की और उस मीटिंग में सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मीटिंग में यह तय हुआ कि 31 जनवरी को सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में जिला और तहसील स्तर पर धरना दिया जाएगा। फिर भी सरकार नहीं मानी तो 1 फरवरी को मिशन यूपी चलाया जाएगा, जिसमें यूपी और उत्तराखंड के अंदर किसान मोर्चा सरकार की पोल खोलने के लिए अभियान चलाएगा। कहां चलाएगा ध्यान रखिए, यूपी और उत्तराखंड में। पंजाब में किसान ठंड में पटरियों पर बैठे रहे कि हम कर्जा माफ करो, कोई नहीं गया यहां से। पंजाब में किसान कहते रह गए हमारे गन्ना के भुगतान को दिला दो, कोई नहीं गया यहां से। केसेस वापस के लिए भी नाक रगड़नी पड़ी। लेकिन उत्तराखंड और यूपी का अभियान एक्टिवेट किया जा रहा है। किसान नेताओं का आरोप है कि आंदोलन खत्म होने के 1 महीने बाद भी किसानों से मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो राज्य सरकारों ने क्यों नहीं लिए? किसान नेताओं का यह भी आरोप है कि एमएसपी पर कानून के लिए बनाई कमेटी को लेकर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है कि चूंकि अखिलेश यादव और आरएलडी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी चीजों को लेकर, इसलिए उनको फिर से किसान आंदोलन एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ रही है। उनके मदद की जरूरत पड़ रही है, किसी विर्क के मदद की जरूरत पड़ रही है, किसी दर्शन पाल, किसी दूसरे किसान नेताओं की जरूरत पड़ रही है कि मिशन यूपी शुरू हो जाए। सामने सामने कुछ, लेकिन क्या यह बैकडोर हो रहा है, यह सवाल उठ रहा है। और उसमें भी जब यह किसानों का सम्मेलन हुआ तो यह तय हुआ कि 21 जनवरी को राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी जाए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग तेज करेंगे। राकेश टिकैत 3 दिन का दौरा करेंगे, लखीमपुर कांड के पीड़ितों और अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। अब अचानक से किसान आंदोलन एक्टिवेट हो रहा है। अचानक से लखीमपुर खीरी को किसान आंदोलन के इस नए अध्याय का एपिसेंटर बनाया जा रहा है। अगर अजय मिश्र टेनी को नहीं हटाया गया तो लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन को तेज किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लखीमपुर में ही मोर्चा लगाया जाएगा, यानी वहीं पर धरना देकर ये लोग बैठ जाएंगे, ये कहा जा रहा है। इस मीटिंग के बाद राकेश टिकैत ने क्या कहा एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि ये अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस मीटर पर कहां बैठता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। अभी तो 15 दिन है, उसमें बातचीत करेंगे सब। अभी तो सरकार से बातचीत होनी, मुकदमों पे है, अजय टेनी वाला मामला है और जा रहे हैं लखीमपुर खीरी। कल से ही हम उसमें इलाहाबाद जा रहे हैं, 3 दिन वहां रहेंगे, फिर लखीमपुर खीरी रहेंगे 3-4 दिन, और पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में 31 तारीख को प्रोग्राम है। तो सरकार ये है कि सरकार या तो भाई जो हमारे इशू थे उन पर सरकार काम करे, नहीं तो फिर जाएंगे, क्या करेंगे 1 फरवरी से मिशन यूपी के तहत बता देंगे क्या करेंगे। क्या है यूपी में मिशन यूपी, क्या है, जो कुछ है वही है। अरे क्या पता क्या करेंगे, जब जाएंगे तो कुछ न कुछ तो करेंगे भाई। करेंगे, कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ करेंगे, जाएंगे तो कुछ न कुछ तो भाई। आप लोग मिलोगे, वहाँ जनता मिलेगी। जैसे बंगाल में अरे करेंगे, जब जाएंगे तो कुछ न कुछ तो होगा, चलेंगे। हाँ बोल लेंगे, जब टाइम आएगा बोल लेंगे। जा रहे 31, कल भी जा रहे, लगा 3 दिन तो बोल लेंगे। ये वही राकेश टिकैत है, आपको याद होना चाहिए, जो कुछ दिन पहले जयंत चौधरी के साथ पूजा पाठ कर रहे थे बैठकर। पंजाब के किसानों के साथ नहीं बैठ रहे थे पटरी पर, जयंत चौधरी के साथ बैठे थे। और इसीलिए सवाल इस बात का उठ रहा है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान
समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के साथ उस मजबूती से नहीं खड़ा है, बीजेपी को किसान आंदोलन का वो नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए अब ये फिर से मिशन यूपी शुरू हो रहा है। क्या ये अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंट न होने का परिचायक है? क्या इसका मतलब यह भी है कि लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग उठाओ, ताकि जो एक माहौल बने, जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो बीजेपी के खिलाफ है बताया जा रहा था और शायद वो जमीन पर दिख नहीं रहा, वो सेंटीमेंट जो है वो फिर से उठे कि अगर वो इस्तीफा हो और ब्राह्मणों को कहा जाए देखिए इस्तीफा हो गया। तो बहुत सारी पॉलिटिक्स इसके पीछे हो सकती है चुनावी मौसम भाई। लेकिन राकेश टिकैत जो जलेबी छानते हैं जवाबों की, वो कैसे बाद में पलट गए, एक बार वो भी देखिए। बातचीत करेंगे अपना लड़ो, कौन किसके आशीर्वाद की जरूरत है, सबको अपना मैदान में आ गए। तो अपना काम करो। किसने आंदोलन में क्या करा होगा, किसने गांव के लिए, गरीब के लिए क्या करा होगा, तो सब जनता जानती है। जिसको जनता चाह लगी कर लेगा। कल आपके यहाँ से एक समर्थन की बात जारी हुई थी, वो तो कोई लोग वहाँ पे गए, उन्होंने अपना सिंबल दिया, उसको वापसी देगा। उसने कहा अपना जाकर लड़ो चुनाव। आज दूसरे जा रहे, कल तीसरे जा रहे, वहाँ तो रोज जाते रहे ना अलग अलग तरीके के लोग। इस समय आप उत्तर प्रदेश चुनाव में किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं? हमारा किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। अपना काम करो, काम के आधार पे जनता सब अपने आप तय कर लेगी। अब देखिए राकेश टिकैत साहब ने फिर जवाब की जलेबी छान दी। कह रहे थे बीच में बार बार आपको होगा कि बीजेपी के खिलाफ जो है वो वोट के लिए बोलेंगे, अब कह रहे हैं जिसने काम किया जनता खुद तय करेगी। लेकिन दर्शन पाल कह रहे हैं कि आंदोलन शुरू होगा, तो बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। उधर आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत से मुलाकात की। औपचारिक मुलाकात बताया गया कि हालचाल पूछने गए थे। कहने को तो वो नरेश टिकैत का जो हाल में एक कुछ तबीयत खराब हुई थी उसके बारे में पूछने गए थे, लेकिन कल से आज के बीच नरेश टिकैत ने एसपी आरएलडी के उम्मीदवारों को समर्थन देने के अपने बयान से कैसे किनारा कर लिया, कैसे उनका स्टेटमेंट बदल गया, एक बार वो भी सुनिए। ये गठबंधन वाले आए और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे, वहाँ से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बातचीत। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की वो है, हम थोड़ा सा उससे उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवा नहीं होता। हम संयुक्त मोर्चे थे, बगल नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चा सर्वोपरि है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होने की। संयुक्त मोर्चे की बात है, जो कुछ बात कहनी मोटी हो भी गई होगी, उसे ये भी इलेक्शन नहीं है, किसी ने पर्चा नहीं भेजा। तो यहाँ तो जो किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा, किसी भी पार्टी का होगा, जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने तय है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बना कर रखने और सब आशीर्वाद देने। वोट मांगने की बात यहाँ से कोई ना करे, सब तो बड़ी यही बात है। वोट मांगने के लिए ना आवे, आशीर्वाद के लिए आवे। जो कोई आवे यहाँ से अपना टिकैत साहब की समाधि है, उनकी तस्वीर है, टिकैत साहब की है, 14 तो संजीव बालियान मिलकर के आए, नरेश टिकैत के भी बोल बदल गए। लेकिन ये जो पूरा किसान वाला चैप्टर फिर से खुल रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये अखिलेश यादव के अंडर कॉन्फिडेंट होने का परिचायक है? क्या ये दिखाता है कि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है? भाई 80%, आप कह रहे हो 80% आपके साथ हैं, फिर ये किसान आंदोलन का यूपी चैप्टर क्यों खुल रहा है, ये लोग पूछ रहे हैं। अब आपको दूसरी बात बताता हूं, कॉन्फिडेंस लेवल जब हम अखिलेश यादव का चेक कर रहे हैं तो इसमें दूसरी बात देखिए, कैंडिडेट्स देखिए कि किसने अभी तक कितने कैंडिडेट उतारे हैं। इससे भी आपको समझ में आएगा कि किस पार्टी की क्या स्थिति है। बीजेपी ने कितने कैंडिडेट उतारे? बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है कि भाई इतने 107 उम्मीदवार हमारे यहां से लड़ेंगे, और इस 107 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। तो जिस पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ 80% लोग हैं, वो हवा का रुख देखकर, वो पानी जो है किस तरफ बह रहा है ये देखकर,
फूक फूक कर कदम नहीं रख रही, वो बोल्डली कदम रख रही है। 107 एक बार में, विरोध प्रदर्शन हो जाए, हमारे खिलाफ लोग उतर जाए, कुछ हो जाए, 107 और सीधा सीएम उनको उतार दिया। समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी, जिनका यह दावा है कि उनके साथ पूरा समर्थन है उत्तर प्रदेश की जनता का, उन्होंने मात्र 38 कैंडिडेट उतारे। अरे भाई, जब आप कह रहे हो कि 80% लोग हमारे साथ हैं, फिर तो आप घोड़ा बैल बकरी किसी को उतार दो, वो चुनाव जीतेगा। लेकिन यहां ये पहले बार में 29 कैंडिडेट उतारे, फिर 7 उतारे, फिर 2 उतारे, और वो भी कैसे उतारे अभी बताऊंगा। तो इतना सोचना क्यों पड़ रहा है अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि जीत आपकी है? और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट नहीं है, घबराए हुए हैं क्या? कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस के 125 कैंडिडेट, जबकि इनको कहा जा रहा है ये रेस नहीं है, फिर भी उतार रहे हैं। बीएसपी के 53 कैंडिडेट, 53 कैंडिडेट, सबसे कम उस पार्टी के गठबंधन के उतरे हैं जो अपने आप को बता रहे हैं कि भाई हम ही जीत रहे हैं। और इस 38 में भी समाजवादी पार्टी के मात्र 10 हैं। इसमें से आरएलडी जो है उसके 28 कैंडिडेट हैं। तो जो पार्टी कह रही है कि हम सुपड़ा साफ कर देंगे, उसने अभी तक बस 10 कैंडिडेट उतारे। अच्छा, जो 12 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी समाजवादी पार्टी, नाम 10 के ही सामने आए। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम जो जारी किए गए वो आरएलडी ने जारी किए, गठबंधन के, तो उसमें पता चल गया। अच्छा, इसके अलावा सरदना से अतुल प्रधान और हस्तिनापुर से योगेश वर्मा को टिकट देने की भी बात उड़ रही है हवा में, ऐलान नहीं हुआ है। कहा जा रहा है उम्मीदवारों को नामांकन के लिए जरूरी फॉर्म ए और बी चुपके दिए जा रहे हैं, ये ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। फॉर्म ए और बी एक तरीके के प्रमाण होता है कि राजनीतिक दल इस उम्मीदवार को इस सीट से उतार रहा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश को इस बात का डर है कि पार्टी में बगावत ना हो जाए, इसलिए कैंडिडेट का नामों का खुला ऐलान नहीं हो रहा, चुपचाप कैंडिडेट्स को फॉर्म बांटे जा रहे हैं, ऐसी भी बातें चल रही हैं। अरे भाई, आप तो कह रहे थे सब आपके साथ हैं, सारे बागी उधर से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चुपके चुपे चुपे क्या चल रहा है भाई? अच्छा, और क्या है जो ये कह रहा है और बता रहा है कि अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, वो आपको बताऊं। उससे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री। संजीव बालियान जी, बहुत स्वागत आपका। पहले तो संजीव भाई ये बात बताइए कि आप नरेश टिकैत का हाल पूछने गए थे, लेकिन ऐसा क्या बोलकर आए कान में कि उनका सुर ही बदल गए? 2 दिन पहले कह रहे थे आरएलडी और सपा को वोट देना है, आप कह रहे हैं कोई यहां वोट के लिए बोलने ना आए, अपने मन से दो। क्या सिखा के आ गए आप? देखिए, चौधरी साहब की तबीयत खराब है, उनका ऑपरेशन हुआ है। मैं भी कई दिनों से दिल्ली में था, कल ही मैं वापस मुजफ्फरनगर आया हूँ। और चौधरी साहब किसान नेता होने के साथ साथ हमारी खाप के चौधरी भी हैं। हमारे यहाँ खाप चौधरी को एक कह सकते हैं कि परिवार के मुखिया का दर्जा है। तो जब परिवार में किसी को कोई बीमार होता है, कष्ट होता है, तो हम एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। तो मैं शिष्टाचार के नाते, चुनाव है, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हम लड़ेंगे, और साथ ही साथ ही उनका हालचाल जानने के लिए उनके पास गया था। और ये कोई पहला मौका नहीं है, शायद मेरी उम्र 5 साल होगी जब पहली बार मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से मिलने के लिए सिसोली गया था। मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर सिसोली गांव है, और शायद ही 2-3 महीने मेरे जीवन में कभी गुजरे हों जब मैं सिसोली ना गया हूं, किसान भवन या टिकैत साहब के परिवार के पास। तो राजनीति अपनी जगह है, आंदोलन अपनी जगह है, हमारे एक परिवार का रिश्ता है, वो पहले भी था और आगे भी रहेगा। राजनीति अपनी जगह होती रहेगी। तो ये मेरी उनके पास जाना व्यक्तिगत मुलाकात थी, परिवार के मुखिया का हालचाल लेना। अच्छा संजीव भाई, ये तो आपने वो वाला स्टेटमेंट दिया जो कैमरा सामने हो तो देना पड़ता है, अब वो वाला दीजिए जिसमें आंख बंद करके सोचिए कैमरा नहीं है, फिर बताइए आपने बोला क्या नरेश टिकैत को, ये तो बताइए थोड़ा सा। जी नहीं, वाकई मैंने कुछ नहीं बोला। मेरी उनसे उनके स्वास्थ्य को लेकर बातचीत हुई, या जो परिवार में कुछ बातें होती हैं उस बारे में बात हुई। मेरी उनसे कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। और आपसे नाराज थे वो? देखिए, नाराज परिवार में अगर थोड़ी बहुत नाराजगी अगर कभी किसी मुद्दे को लेकर होगी, तो उसके बावजूद तो परिवार परिवार है, परिवार वाले कभी भी बैठ सकते हैं। तो परिवार तो है ही, वो मेरे खाप चौधरी हैं, हमेशा उन्होंने भी कहा है और मैंने भी कहा है कि मेरे परिवार के मुखिया हैं। तो नाराजगी अगर हो सकता है कुछ मुद्दों पे कई बार हो जाती है, लेकिन परिवार में नाराजगियां दूर भी होती हैं। ऐसी कोई राकेश टिकैत भी कुछ दिन पहले कह रहे थे मिशन यूपी शुरू करेंगे, उनके भी सुर बदल गए, अब कह रहे हैं कि भाई जिसको जिसको
देना है वो काम देखकर वोट दे? देखिए, जब से किसान यूनियन का गठन हुआ है 1984 के करीब, शायद 84-85, चौधरी साहब भी हमेशा राजनीतिक रहे, किसान यूनियन हमेशा से राजनीतिक रही है और हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि चुनाव के समय पे किसान यूनियन में जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं, किसान में जो भी किसान यूनियन में, वो जब चुनाव आता है तो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी वोट डालते रहे हमेशा, और ये उनको स्वतंत्रता मिली रही। और यही मुझे खुशी है कि चौधरी साहब का इस बार भी वही स्टैंड है कि चुनाव अपनी जगह है, किसानों का आंदोलन, किसानों का मामला बिल्कुल अलग है, किसानों की आवाज भी उठाते रहेंगे, लेकिन अब चुनाव का समय है तो सब अपने हिसाब से अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट देंगे। मुझे खुशी है कि उन्होंने बात कही। अच्छा बालियान साहब, आपके इलाके में पश्चिमी यूपी में बीजेपी की क्या हालत है? क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि भाई आप लोगों को तो किसान घुसने नहीं दे रहा, दौड़ा दे रहा है, आप लोग की बड़ी बुरी हालत है। आप तो मिल आए नरेश टिकैत से, तो वो कुछ कह रहे हैं, दिख कुछ रहा है, हालत क्या है जमीन पर? देखिए, अगर आप जब से किसान आंदोलन चला, अगर उसके बाद की बात करेंगे आप, तो जो ये कहने वाले हैं कि हम नहीं घुस सकते, वो कितनी बार किसानों के बीच में आए रैली के अलावा? हेलीकॉप्टर से आकर रैली करना एक अलग बात है। जो नेता 50 किलोमीटर दूर से हेलीकॉप्टर से आते हैं, 50 किलोमीटर का रास्ता हेलीकॉप्टर से तय करते हैं, और हम गांव में रहते हैं, वो हमें कहते हैं कि गांव में नहीं घुसने देना, घुसने दे रहे लोग, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? आप मेरे बारे में पता कीजिए, पिछले जब से किसान आंदोलन चला मैं कहाँ था और ये नेता कहाँ थे जो किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे थे, दिल्ली पे ट्वीट खेलते रहे। जमीन पे ना ये पहले थे, ना आज हैं, ना चुनाव के बाद ही आगे दिखाई देंगे। आपको पश्चिमी यूपी में कितनी सीटें आएंगी सर? देखिए, ना तो मैं ज्योतिषी हूं और ना जनता की जो आवाज है वो जनता ही बताए ज्यादा अच्छा है। मैं तो ये कह सकता हूं कि 2017 का जैसा माहौल था उत्तर प्रदेश के पश्चिम में चुनाव को लेकर, मुझे माहौल उसी तरह का दिखाई दे रहा है कि उसी तरह का माहौल है और उसी तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है। वही हालात है सेम, मुझे ज्यादा हालात में परिवर्तन नहीं लगा। ये फर्क जरूर है कि 2017 के चुनाव में हम अखिलेश यादव की नाकामयाबी लेके जनता के बीच में गए थे कि इस सरकार के क्या हालात उत्तर प्रदेश के, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस सरकार में क्या हालात हुए, और इस बार इन 5 सालों में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जा रहे हैं कि इन 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये बेहतर हुआ है। संजीव भाई, आप कह रहे हैं आप ज्योतिषी नहीं है जो बताएं कितनी सीटें आएंगी। ज्योतिषी तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन वो तो दावा ठोक रहे हैं 300 पार है। तो या तो आप कुछ छुपा रहे हैं या वो कुछ ज्यादा बता रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। हो सकता है मेरे मुख्यमंत्री के पास ज्यादा फीडबैक हो, क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति ज्यादा करता हूँ, मुझे पश्चिम का ही ज्ञान है। पश्चिम का ही ज्ञान हमारे साथ शेयर कीजिए सर। नहीं, मुझे तो मैंने बताया कि 2017 जैसा माहौल मुझे दिखाई देता है, वहीं कहीं आसपास रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है उसी तरह का माहौल है। पश्चिम में अच्छी तरह हम चुनाव जीत के जाएंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। सीटों की संख्या के बारे में मैं नहीं कह सकता। किसान आंदोलन फिर से रिएक्टिवेट हो रहा है सर, उसका कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए, किसान आंदोलन था, कृषि बिल वापस हुए, किसान आंदोलन समाप्त हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़ा निर्णय किसानों के हित में उत्तर प्रदेश में लिया गया है कि जो हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या थी कि हमारे यहाँ ट्यूबवेल के जो बिजली के बिल थे वो काफी ज्यादा थे दूसरे प्रदेश के मुकाबले। अभी पिछले दिनों इस सरकार ने उनको आधा किया है। ये एक बड़ा काम है जो किसानों के हित में है, विशेष रूप से चूंकि ट्यूबवेल पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा है बिजली की, तो ये भी उनके हित में हुआ है। और जब किसान वोट देने जाता है तो बहुत से मुद्दे किसानों के सामने होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी किसानों का मुद्दा है, अच्छी सड़कें भी किसानों का मुद्दा है। पहले बिजली अगर गांव में 5 या 6 घंटे आती थी और अब 18 से 20 घंटे गांव में बिजली है। मेरे यहाँ इन्वर्टर समाप्त हो गए। अब इन्वर्टर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको किसी के घर में इन्वर्टर दिखाई नहीं देगा। तो ये भी मुद्दे हैं। हम वोट देने जाते हैं तो बहुत से मुद्दे हैं किसानों के लिए। कुछ काम हमने किए हैं, कुछ काम बाकी हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो किसानों के लिए और होने चाहिए। मैं भी कहता हूँ होने चाहिए। तो आने वाले समय में कुछ मुद्दे हल हुए, बाकी मुद्दे भी हम हल करेंगे। अच्छा बालियान साहब, अभी समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मात्र 38 सीट ऐलान की है, वो भी बड़े गुपचुप तरीके से हो रही है। समाजवादी पार्टी ने तो 10 कैंडिडेट उतारे हैं और इस 38 में भी आप देखिएगा तो पश्चिमी यूपी में मुस्लिम कैंडिडेट सबसे ज्यादा हैं और आपने एक भी मुसलमान को नहीं दिया है। क्या पोलराइजेशन भी हो रहा है क्या? देखिए, पोलराइजेशन तो वही करना चाहेंगे। उसका कारण यह है कि उनके पास पोलराइजेशन करने के अलावा कोई चारा नहीं। हमारे पास तो बताने के लिए हमारी उपलब्धि है। अगर अखिलेश, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता में मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, पोलराइजेशन ना हो तो, अगर वे मुस्लिम कार्ड ना खेलें, जो
अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल जो मुख्यमंत्री का उनका था उसके अनुसार उन्हें कोई वोट दे, ऐसा नहीं मिला। और बहुत से लोग जो हमसे नाराज थे, चाहे वो किसान आंदोलन की वजह से थे और कोई कारण होगा, वो एक बात के में हमारे साथ हैं कि वे लोग नाराज होने के बावजूद कभी उन्होंने ये नहीं चाहा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोबारा बने। वो काले दिन इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में वापस आए जब यहाँ चोरी, डकैती, राजनी, दंगा और जिस तरह का माहौल पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने पैदा किया, कैसे लोग सरकार चलाते थे, किस तरह का तुष्टीकरण था, कोई भी व्यक्ति वो दिन वापस नहीं चाहता पश्चिम उत्तर प्रदेश में। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आपने उनका चुनाव छठे चरण में, पहले ही चरण में जो आपने सीटें घोषित की उसमें अनाउंस कर दिया, क्या ये पूरे चुनाव पर इंपैक्ट डालेगा और पहले चरण पर भी इंपैक्ट डालेगा? जी निश्चित रूप से। हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल और उस 5 साल के कामकाज को लेकर हम जनता के बीच में, और जनता के नाम के प्रति पॉजिटिविटी है। अब जब आप जनता के बीच में सवाल उछालेंगे कि मुख्यमंत्री कौन हो, कि अखिलेश यादव हो या योगी हो, चूंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है जनता का ज्यादा जवाब ऐसा ही आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और अखिलेश के मुकाबले में योगी बेहतर मुख्यमंत्री सिद्ध। संजीव बालियान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मुझे उम्मीद है अगली बार जब आप जुड़ेंगे कुछ ब्रेकिंग देकर जाएंगे। खैर, संजीव बालियान कॉन्फिडेंट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर, लेकिन हम बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव कितने कॉन्फिडेंट है नहीं है। तो एक एनालिसिस इस बात का निकल कर आ रहा है कि भाई जिस तरीके से कैंडिडेट्स जो हैं उनको चुनने, उनकी घोषणा करने में वक्त लग रहा है। अब बात चुनाव लड़ने की करते हैं। चुनाव लड़ने में अगर आप देखेंगे कि योगी क्लियर है, अखिलेश कंफ्यूज। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, अगर आप देखेंगे एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, एक तरफ योगी और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि अखिलेश हैं, और दोनों ही अपने आप को, भाई एक तो मुख्यमंत्री हैं, दूसरे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, यह तय हो गया। पहले ही चरण में जो सीटें आई उसमें नाम कह दिया गया कि भाई योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे, और कहां से लड़ेंगे? गोरखपुर से। अखिलेश यादव और विपक्ष कह रहा है इनको घर वापसी करा दी गई, घर वापस भेज दिया गया। अगर धीरे धीरे घर वापस ही भेजना होता तो जिस गोरखपुर से लड़ रहे हैं उस गोरखपुर में चुनाव जो है वो छठे चरण में होना है, तो धीरे से चौथे पांचवें में इनका नाम आ जाता। लेकिन पहले ही चरण में इनका नाम अनाउंस कर दिया गया। शायद यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है जिसका दावा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, तो योगी आदित्यनाथ उसको सामने से फेस करने के लिए तैयार हैं, यह कहते हुए कि प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे। वो बता रहे हैं कि 18 साल से यूपी में कोई मुख्यमंत्री भले चुनाव न लड़ा हो, लेकिन मैं लड़ रहा हूं और छठे चरण में लड़ूंगा, लेकिन मेरा नाम सबसे पहले आ जाएगा। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, फिर हुआ कि लड़ेंगे जब योगी आदित्यनाथ का नाम आ गया। अच्छा, कहां से लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे यह भी किसी को नहीं पता। भाई इतना कंफ्यूजन क्यों है? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 80% लोग आपके साथ हैं, तो आपको भी पहले ही अपना नाम घोषित कर देना चाहिए था, और इनको तो कहना चाहिए कि मैं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को उनके घर में हराऊंगा, अगर 80% पब्लिक आपके साथ है। लेकिन वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को घर भेज दिया गया, और खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, ये कुछ पता नहीं। एक बार अखिलेश यादव का एक और बयान सुनिए। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। अखिलेश यादव इस वजह से भी अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ पर टारगेट ज्यादा कर रहे हैं और चुनाव की जीत पर उनका फोकस कम है। वो खुद फ्रंट फुट पर आकर मैसेज नहीं दे पा रहे कि देखो मैं यहां से लड़ूंगा,
मैं इस तरीके से लड़ूंगा, ये देखो 200 लोगों की लिस्ट दे दी, जिसको बगावत करना है करे, जाए बाहर। नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा। अच्छा, बीजेपी की जो लिस्ट आई, बीजेपी की लिस्ट का ब्रेकअप देखिए कि उन्होंने किस तरीके से समीकरण तैयार किया है। बीजेपी ने इसमें 68% टिकट, 68% टिकट जो है वो किसको दिया गया? ओबीसी को, ओबीसी को दे दिया गया। इसके अलावा एससी प्लस महिलाएं, इनको पहले 107 में से 68% टिकट इन लोगों को गया हुआ है। अब आप सोचिए, और इसमें ओबीसी को आप देखिएगा तो 44 टिकट दिया गया है, 44 टिकट। एससी को जो गया हुआ है वो 19 टिकट गया हुआ है, और महिलाओं को 10 टिकट दिया गया है। क्लियर मैसेजिंग है। और अभी आज जब सपा और आरएलडी की 38 सीटों का ऐलान हुआ है, टिकटों का ऐलान हुआ है, बीजेपी आज 107 की घोषणा करने के बाद 231 पर और चर्चा कर रही है, यहां भी फ्रंट फुट पर। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने मोटे तौर पर जिन उम्मीदवारों को उतारा है, आपको उनकी तस्वीर भी देखनी चाहिए। जैसे कैराना, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा नाहिद हसन, जिनको सरेंडर करना पड़ा, जेल चले गए, और उनका टिकट भी कट जाएगा। भैया जब जेल चले गए तो चुनाव कहां से लड़ेंगे? और बीजेपी ने मृगांका सिंह को उतारा। यह कैराना, जिसको कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी में जो एक तरीके से कहिए पोलराइजेशन का एपी सेंटर कैराना, वहां पर सीधी सीधी लड़ाई किनके बीच है आप देख लीजिए। अगला जो उन्होंने टिकट दिया, किठौर, शाहिद मंजूर और इधर सत्यवीर त्यागी। नाम आप पढ़ते जाइए, आप अंदाजा लगाते जाइए क्या स्थिति है। सपा प्लस आरएलडी का कैंडिडेट। इसके बाद आप देखिए मेरठ, रफीक अंसारी वर्सेस कमल दत्त शर्मा। उधर कौन है, इधर कौन है? जिस पोलराइजेशन की बात हो रही है, अगर सब आपके साथ हैं तो फिर ये पोलराइजेशन क्यों दिख रहा है उस तरफ? अगर जाट भी आपके साथ है, जाट का वर्ग, तो फिर आप उधर जाट कैंडिडेट भी उतार सकते थे। इधर देखिए सपा आरएलडी, धौलाना से असलम चौधरी, इधर धर्मेश तोमर बीजेपी के कैंडिडेट। ये नामों को देखते जाइए और स्थिति को और तस्वीर को देखते जाइए। अगली सीट जो आपको दिखाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में, वो देखिए धौलाना के बाद, वो है कोल। यहां से सलमान सईद सपा आरएलडी के उम्मीदवार, बीजेपी के अनिल पराशर। अलीगढ़ में अभी ऐलान नहीं हुआ है। जफर आलम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, सपा और आरएलडी के, बीजेपी ने अभी ऐलान नहीं किया है, तो वहां भी जफर आलम को उतारा गया। तो जिस कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी कि 80% हमारे साथ हैं, वो नामों में उम्मीदवारों को उतारने में भी दिख नहीं रहा है। इसलिए अखिलेश यादव जब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो उन दावों को उनका एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है। पाठशाला में आप चुनाव प्रचार के डिजिटल युग का चैप्टर लेकर आया हूं। सभी चुनावी रैलियों पर अब तक 22 जनवरी तक के लिए रोक है, अभी तक। इसलिए पार्टियों के पास वोटरों से जुड़ने का एक ही तरीका है कि डिजिटल चुनाव प्रचार कर लीजिए। पहले किसी नेता की रैली या रोड शो में भीड़ से उसके हिट या फ्लॉप होने का अंदाजा लगाया जाता था। नेताजी के भाषण पर कितनी तालियां बजी, इससे तय होता है कि उनका भाषण हिट है या फ्लॉप है। लेकिन डिजिटल प्रचार में कितने लाइक्स, कितने व्यूज, कितने पोस्ट शेयर, कितने रीट्वीट, इस बात पर तय होता है कि नेताजी का प्रचार हिट है या फ्लॉप है। रैलीज, रोड शो रुकने से अब पूरी जंग ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। डिजिटल प्रचार में जो पार्टी बाजी मार रही है उसे एक्स्ट्रा एज मिल जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे यूपी के चुनाव में किसकी कितनी डिजिटल ताकत है, आपको इसको समझना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से ट्विटर पर फॉलोअर्स दिखाइए जरा, यूपी बीजेपी, इनके पास 30 लाख ट्विटर पर फॉलोअर्स है। यूपी बीजेपी की बात कर रहा हूं, यानी 3 मिलियन। एसपी के पास, यानी समाजवादी पार्टी के पास मात्र 1 लाख कम है, कांटे की टक्कर। यूपी कांग्रेस की बात कीजिए, वहां उनके पास 4,68,000 फॉलोअर है। और अगर आप बीएसपी की बात कीजिएगा तो बीएसपी के पास मात्र 27,000 फॉलोअर है ट्विटर पर। तो ये ट्विटर वाली ताकत हो गई। अच्छा, एक दिन में कितने ट्वीट हुए? 16 जनवरी का आंकड़ा अगर आप देखिएगा, यूपी बीजेपी ने 37 ट्वीट किए एक दिन में। ये सब अब देखना पड़ेगा भाई, आपको डिजिटल लड़ाई चल रही है। जैसे एक दिन में कितनी रैलीज, वैसे कितने ट्वीट भी अब इंपैक्ट छोड़ रहे हैं। तो यूपी बीजेपी ने 37 ट्वीट किए, समाजवादी पार्टी ने 8 किए और यूपी कांग्रेस ने 30 ट्वीट किए।
किसने कितना रीच बढ़ाने की कोशिश की। अच्छा, सबसे ज्यादा आरटी यानी रीट्वीट और लाइक वाला किसको हिसाब गया? तो अगर आप देखिएगा यूपी चुनाव का डिजिटल वॉर, यूपी बीजेपी को 17 जनवरी का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 17 जनवरी को यूपी बीजेपी को 3900 लाइक्स मिले और रीट्वीट मिले 1100। इतना तो मेरे एक ट्वीट में आ जाता है। समाजवादी पार्टी को 5400 लाइक्स मिले और रीट्वीट 1000, और यूपी कांग्रेस को 1700 लाइक्स मिले और रीट्वीट 340। तो किसकी कितनी डिजिटल पावर है वो भी आपको समझनी पड़ेगी। ये 17 जनवरी का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अगर आप देखिएगा जो नेता हैं उनकी स्थिति क्या है। योगी आदित्यनाथ, उनके कितने फॉलोअर्स हैं भाई ट्विटर पर दिखाइए। योगी आदित्यनाथ के 1,70,00,000 फॉलोअर्स हैं। अखिलेश यादव 1,55,00,000, बहुत पीछे नहीं है। बहुत पीछे कौन है? मायावती, मात्र 23 लाख फॉलोअर है उनके। प्रियंका वाड्रा 44 लाख, वो भी बहुत पीछे है। एक दिन में कितने ट्वीट किए गए अगर उसका आंकड़ा आप देखिएगा, योगी आदित्यनाथ ने एक दिन में कितने ट्वीट किए गए? एक दिन में ट्वीट देखिए किसने कितने किए। योगी ने किए, योगी आदित्यनाथ ने 5 ट्वीट। अखिलेश यादव, अखिलेश जी ने किए 4 ट्वीट। मायावती ने, मायावती शायद ये मानती है कि उनका वोटर अभी भी मोबाइल पर नहीं है, 0 ट्वीट, कोई ट्वीट नहीं किया। और प्रियंका वाड्रा ने कितने ट्वीट किए? 2 ट्वीट। अभी हमारा शो चलते चलते कर दिया हो तो मुझे पता नहीं, आपको थोड़ी देर पहले का बताता हूं। तो एक दिन में सबसे ज्यादा ट्वीट योगी आदित्यनाथ। ये चुनाव का नया तरीका है, ये सब बातें मायने रख रही हैं। सबसे ज्यादा आरटी और लाइक्स वाले ट्वीट का आंकड़ा अगर आपको दिखाऊं, 17 जनवरी का योगी आदित्यनाथ को कितने रीट्वीट और मिले अगर आप देख सके, 21,900 लाइक्स और 4,900 रीट्वीट। अखिलेश यादव को 11,100 लाइक्स और 3,800 रीट्वीट। प्रियंका वाड्रा को आज कितने लाइक्स मिले? मात्र 1,600 लाइक्स और 580 रीट्वीट। ये इनका डिजिटल प्रचार है ट्विटर के माध्यम से। लेकिन ट्विटर इकलौता डिजिटल माध्यम तो है नहीं, गांव गांव तक फेसबुक भी पहुंचा हुआ है। फेसबुक पेज पर कितने फॉलोअर्स हैं देखिए। यूपी बीजेपी के 51 लाख, समाजवादी पार्टी के फेसबुक पेज के 32 लाख फॉलोअर हैं, यूपी कांग्रेस के मात्र 6 लाख। प्रियंका वाड्रा ने आजकल फेसबुक लाइव शुरू किया है। वो समझ रही हैं कि अगर आप घर घर नहीं जा सकते तो कम से कम घर घर में जो मोबाइल है वहां तो पहुंचिए। तो फेसबुक पेजेस की संख्या भी बहुत कुछ डिफाइन कर रही है। एक दिन में कितने फेसबुक पोस्ट हो रहे हैं? 16 जनवरी का आंकड़ा देखिए। यूपी बीजेपी ने 29 पोस्ट डाले अपने फेसबुक पेज पर, समाजवादी पार्टी ने 14 डाले, यूपी कांग्रेस ने 23 डाले। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव में भले पीछे होने की बात कही जा रही हो, लेकिन कम से कम प्रचार में, सोशल मीडिया में प्रचार में पीछे नहीं है। सबसे ज्यादा लाइक्स और शेयर्स वाला एफबी पोस्ट 16 जनवरी का आंकड़ा, यूपी बीजेपी को 20,000 लाइक और 3,100 शेयर मिले। समाजवादी पार्टी को 40,000 लाइक्स मिले और 8100 शेयर मिले। यूपी कांग्रेस को 4500 लाइक्स मिले और 166 शेयर मिले। मतलब कांटे की टक्कर चल रही है डिजिटली। अच्छा, फेसबुक पेज पर नेताओं के फॉलोअर्स कितने हैं? योगी आदित्यनाथ के फेसबुक पेज पर 69 लाख फॉलोअर हैं। अखिलेश यादव के यहां 75 लाख हैं, योगी जी से ज्यादा फेसबुक पर अखिलेश यादव आगे हैं। प्रियंका वाड्रा यहां थोड़ा कैचअप करती हैं और 45 लाख, 75 लाख लिख दिया है लेकिन उनका 45 लाख है। तो हमारे ग्राफिक्स वाले ने उनके 30 लाख ऐसे ही बढ़ा दिया। ऐसे ही बढ़ते हैं 30 लाख, ग्राफिक्स में ही बढ़ते हैं, ऊपर फेसबुक में बड़ा टाइम लगता है भाई। 17 जनवरी का आंकड़ा देखिए फेसबुक पोस्ट पर। योगी आदित्यनाथ ने कितने फेसबुक पोस्ट किए? 4। अखिलेश यादव ने कितने किए? 3। और प्रियंका वाड्रा ने कितने किए? 2। तो ये नेता वहां पर फॉलोअर्स के बावजूद बहुत ज्यादा अभी एक्टिव नहीं हो रहे हैं। इन लोगों को इसकी ताकत समझनी होगी। सबसे ज्यादा लाइक्स और शेयर का हिसाब किसका रहा? योगी आदित्यनाथ। 16 और 17 जनवरी का आंकड़ा बता रहा हूं। 31,000 लाइक्स, 1500 शेयर फेसबुक पेज पर। अखिलेश यादव 42,000 लाइक्स और 2200 शेयर। फेसबुक पर
अखिलेश यादव जो हैं उनका पेज जबरदस्त धमाल मचा रहा है। प्रियंका वाड्रा को 7200 लाइक्स और 272 शेयर। ये फेसबुक पेज की बात होगी। अब आजकल यूट्यूब भी बड़ा माध्यम है गांव-गांव तक पहुंचने का। यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर है अगर आप देखेंगे, जिस यूट्यूब की बात की जाती है जहां पर आप अपना वीडियो बनाकर डाल सकते हैं और बड़ा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, बीजेपी के कितने सब्सक्राइबर हैं? 40 लाख सब्सक्राइबर। चालीस लाख। समाजवादी पार्टी के यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर हैं? 2,47,000। कहां 40 लाख और कहां 2 लाख, बहुत पीछे मामला। कांग्रेस पार्टी के कितने हैं? कांग्रेस पार्टी के 17,80,000। तो कांग्रेस पार्टी टक्कर में है यूट्यूब में, लेकिन समाजवादी पार्टी पीछे छूटती है। अब मोबाइल फोन यूजर कितने हैं अगर आप देखने जाइएगा, मोबाइल फोन के जरिए, मोबाइल फोन, क्योंकि आजकल सारी चीजें मोबाइल पर होती हैं, मोबाइल फोन यूजर्स देख लीजिए। जो मोबाइल फोन यूजर्स, उत्तर प्रदेश का आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 16.85 करोड़, यह आपको यूपी का आंकड़ा बता रहा हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने हैं अगर आप देखने जाइएगा, यूपी में से, इसमें से पूर्वी यूपी में और पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी में कितने यूजर्स हैं मोबाइल फोन वाले? तो पूर्वी यूपी में देखिएगा तो 9,56,00,000, जबरदस्त आंकड़ा है। 9,56,00,000 लोगों तक आप सीधे मोबाइल के जरिए पहुंच सकते हैं, इसलिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पश्चिमी यूपी में कितने हैं? 6,28,00,000। तो आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 20-22 करोड़ की आबादी है, 16 करीब 17 करोड़ लोगों तक आप मोबाइल से पहुंच सकते हैं। यूपी में इंटरनेट यूजर कितने हैं? 9.5 करोड़। भाई इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका वो बिना इंटरनेट वाला मोबाइल हो, लेकिन 9.5 करोड़ तो ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट वाला मोबाइल है। 9.5 करोड़ लोगों तक आप डिजिटली पहुंच सकते हैं। अच्छा, बीजेपी का डिजिटल कैंपेन कैसे चल रहा है, अब आपको वो बताते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा, यूपी के 18 मंडलों और 17 जिलों में स्थित बीजेपी के दफ्तर वर्चुअल प्रचार के जरिए सारे उपकरणों से लैस हैं।